अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिलकश द टॉक। आज से पहले हमने बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन एक सवाल जो बार बार आता है वो ये है कि रिश्ते ख़राब होते हैं तो क्यों होते हैं, और अगर ख़राब हो चुके हैं तो उनको सही करना है या वो सही करने के काबिल हैं भी या नहीं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है मरियम सुहेल। हाँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम नूर। तो मरियम, जैसे मैंने अभी टॉपिक बताया कि आज हम बात करने वाले हैं शादी और जो इसमें चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कॉन्स्टेंटली आप हर जगह सुन रहे होंगे हर दूसरे बंदे की मैरिटल लाइफ जो है किसी ना किसी वे में स्ट्रगल कर रही है। इवन तो मैंने अपने जितना भी मेरा करियर रहा है उसमें मैंने अपने वर्क प्लेस पे कभी भी मर्दों को शादी के बारे में खुशी से बात करते हुए नहीं देखा। हमेशा वो सरकास्टिकली बात कर रहे होते हैं कि अच्छा शादी तो बर्बादी एंड ऑल ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो आप मुझे बताएं कि वाई इज़ इट कि हमारी सोसाइटी में एक तो इतना ये, हालांकि मैरिज इज़ अ वेरी आई गेस इतना बड़ा एक रिश्ता है और एक बड़ी धूमधाम से होता है, लेकिन जैसी शादी हो जाती है तो वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बता क्यों ये सब क्यों हो जाता है। राइट। सो नूर, हम एक्चुअली शादी से थोड़ा पहले से भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा क्वेरीज एज ए थेरेपिस्ट मेरे पास जो आ रही होती है ना, वो तब भी आ रही होती हैं जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं, अभी शादी नहीं हुई होती, करना चाह रहे होते हैं, तो वो कोई उस तरह का इतना बंधन भी नहीं होता, ना कोई सोशल प्रेशर होता है, फिर भी वो ये एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे होते कि ये रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। सो उसमें भी एक टाइम होता है, क्योंकि यूजुअली तो हम कहते हैं ना कि शादी के बाद छोड़ना मुश्किल होता है, और शादी के बाद ये डिसीजन लेना कि ये रिश्ता नहीं आगे चल रहा या वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इवन अगर आप शादी के बंधन में नहीं भी बंधे हुए, तब भी मैंने ये देखा है कि किसी भी रिलेशनशिप से निकलना ना एक बहुत मुश्किल काम होता है। चाहे वो रिलेशनशिप आपको तकलीफ़ दे रहा हो, चाहे वो आपके आसपास वालों के लिए तकलीफ़ का बायस हो रहा हो, कोई भी रिलेशनशिप छोड़ना ना एक मुश्किल काम होता है, मुश्किल फैसला। आई थिंक इसमें हम काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इमोशंस को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे कि अटैचमेंट, लाइकनेस एंड लव, पीपल ऑफन कंफ्यूज दीज थ्री। तो हाउ डू यू डिफाइन कि क्या चीज़ क्या है? राइट एग्जैक्टली। सो बहुत दफ़ा आप जब कह रहे होते हैं ना कि अच्छा जी ये रिलेशनशिप जो है, आई एम हर्टिंग इन दिस बट आई कांट लीव इट, राइट। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल पिन इट डाउन टू क्योंकि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि आप ये रिलेशनशिप छोड़ सकें। बट आई डोंट थिंक दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद रिलेशनशिप्स एंड कि आप क्यों एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको मुसलसल तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक चीज़ होती है अटैचमेंट, जो कि आपको उन चीज़ों से भी हो जाती है जो आपको नहीं पसंद होती, राइट। यू कैन गेट अटैच्ड टू थिंग्स यू डोंट इवन लाइक एंड पीपल डोंट रिकग्नाइज दैट। उनको ये लगता है कि चूँकि मुझे इस इंसान के दूर जाने से तकलीफ़ होती है तो आई मस्ट लव दैट पर्सन, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज़ जस्ट अटैचमेंट। और अटैचमेंट बॉन्ड जो होता है ना, वो दुनिया का मजबूत तरीन बॉन्ड होता है। जैसे एक माँ और बच्चे के दरमियान और कोई ताल्लुक़ नहीं होता सिवाय अटैचमेंट के, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है, राइट। सो जो अटैचमेंट बॉन्ड है ना, जब वो उसमें सेपरेशन हम क्रिएट करते हैं तो हमेशा तकलीफ़ होती है। वो एक बहुत तकलीफ़देह अमल होता है, चाहे वो आप गलत चीज़ से अटैच हुए हुए हो, चाहे वो आप सही चीज़ से अटैच हुए हो, चाहे वो आप अपने पेरेंट्स से अटैच हुए हुए हो या आप अपने अब्यूसिव हस्बैंड से अटैच हुए हुए हो। जब भी आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे ना उस अटैचमेंट बॉन्ड को, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और जब वो तकलीफ़ होती है तो लोग समझते हैं ओ माई हार्ट इज़ एकिंग बिकॉज आई एम इन लव, बट दैट्स नॉट ट्रू, राइट। लव जो है ना, वो एक दूसरा सिस्टम है इंटरनल, अटैचमेंट एक सिस्टम है, लव एक और इंटरनल साइकोलॉजिकल सिस्टम है। जो लव का सिस्टम है ना, वो लाइकनेस पे थ्राइव करता है, वो लाइकनेस पे बिल्ड होता है कि मुझे आपके अंदर कुछ ना कुछ पसंद होगा, वो पसंदीदगी मेरी बढ़ेगी और वो मोहब्बत में तब्दील होगी, ठीक है। और वो मोहब्बत फिर पायदार होती है क्योंकि वो एक पसंद के जज्बे से निकली होती है, राइट। और
उसमें फिर इतनी वो वाली कंपेल वो भी नहीं होती कि मैं अगर दूर जाऊंगी तो मुझे इतनी शदीद तकलीफ शुरू हो जाएगी यू नो और आप वहाँ पे भी अटैच हो सकते हैं. यू कैन गेट अटैच टू द पर्सन यू लव ऑल्सो, राइट, एंड सेपरेशन ऑल्सो हर्ट्स देयर. लेकिन वहाँ पे एक पसंदीदगी ज़रूर होती है. अब्यूज़िव रिलेशनशिप्स में पसंदीदगी नहीं होती, सिर्फ अटैचमेंट होती है, राइट. ठीक है, सही, ठीक है. अब मरियम, आपने क्योंकि अब्यूजिव रिलेशनशिप की बात की, सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक एवरीवेयर ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट टॉक्सिटी एंड नेगेटिव relationships. Yeah, you're so toxic. My husband is so toxic. Exactly. So अब एक तो ये कि इनकी कोई डेफिनेशन है. I mean, एक बंदे के लिए हो सकता है कि जिस एक इंसान के लिए वो चीज़ टॉक्सिटी है, वो किसी दूसरे के लिए वो चीज़ वो ना हो. हाँ. तो एक कोई सर्टेन डेफिनेशन है कि अच्छा ये चीज़ें, कि कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं कि ये जो दैट फॉल इन टॉक्सिसिटी. हाँ. सो अच्छा, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. मेरा 6 साल का जो बेटा है ना, वो हर दूसरी बात में कहता है दैट्स सो टॉक्सिक. तो तुम्हें पता है कि टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? इट्स लाइक या दैट मीन्स वेरी वेरी रूड. लाइक अच्छा चलो ठीक है. तो आज 6 साल की अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट्स गुड. दैट्स वेरी वेरी रूड. बट आई थिंक हमारे ना एक वो बज़ वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक एंड ऑल ऑफ दैट. Not everything is toxic. Things can be bad, things can be difficult, but they don't have to be toxic. Yeah. You know? Toxic basically ये होता है constant level of negativity, जो कि ज़रूरी बहुत volatile हो. जैसे एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी, वो toxicity नहीं है, right? बट एक मुसलसल नेगेटिव कमेंट्स, दूसरे को हिकारत की नज़र से देखना, चलते फिरते उसके बारे में इस तरह की बात करते रहना जो कि उसको तकलीफ़ दे, एक मुसलसल कंसिस्टेंट लेवल ऑफ नेगेटिविटी जो होता है ना, दैट क्रिएट्स टॉक्सिसिटी. ठीक है. और क्योंकि लड़ाइयाँ होना तो अच्छी बात है, मतलब लड़ाइयाँ होने से तो आप एक दूसरे के डिफरेंसेस अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं ना रिलेशनशिप में. तो लड़ाइयाँ होना इज़ नॉट टॉक्सिसिटी. एक दूसरे से डिफ़र करना या एक दूसरे से किसी बात पे डिसएग्री करना इज़ नॉट टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी इज़ बेसिकली नेगेटिविटी जो कि कंसिस्टेंटली हो, राइट. और हम लोग हर चीज़ को टॉक्सिक कहना शुरू हो गए क्योंकि दैट्स लाइक आई मीन अगर हम उसकी लिटरल वर्ड डेफिनेशन पे भी जाएं तो वो आपको एक चीज़ इतने हद तक इफ़ेक्ट करी हो जो I guess is becoming dangerous for you. जिससे that's affecting your mental health or emotional health to the point where it's आपके लिए बहुत वो जानलेवा उस लेवल तक पहुंच रही है. ठीक हो गया. अब हमने टॉक्सिसिटी की बात कर ली. Now what is actually a good relationship? How do you define a good relationship? Right. So मेरे जो एक्सपीरियंस है ना, उसमें याद है हमारी जो नानियाँ दादियाँ होती थी, वो बहुत कहती थी कि कोई बंदा कदर करने वाला होना चाहिए और बीवी कदर करने वाली मिलनी चाहिए. सो बहुत अरसे बाद मुझे ये बात समझ आई कि कदर करना असल में होता क्या है. ठीक है. और मुझे ये लगता है कि चाहे आपके मिजाज डिफरेंट हों, चाहे आपके अंदर इतनी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी भी ना हो, लेकिन अगर एक दूसरे की कदर होती है ना, तो दैट रियली ट्रांसलेट्स इनटू अ गुड पीसफुल रिलेशनशिप, राइट. क्योंकि जहाँ पे कदर होती है वहाँ पे ग्रेटफुलनेस होती है, राइट. आपने बहुत सारे कपल्स देखे होंगे, 30 साल गुजार दिए, 40 साल गुजार दिए, मिजाज बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये कदर है कि मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया है. 30 साल 40 साल इसने मेरे माँ बाप की खिदमत की, इसने मेरे बच्चों को पाला है, राइट. और मेरे मियाँ ने मेरा कितना साथ दिया. इवन आई यूज्ड टू हैव अ मेड. वो इतना कहती थी कि मेरा जो हस्बैंड है ना, उसने मेरा इतना साथ दिया है. हम लोग, मैं जब काम करके घर जाती हूँ तो मुझे घर का कोई काम नहीं करने देता. रात को मेरे साथ कपड़े धुलवा देता है कि सुबह उठूँ तो मुझे कोई सुबह उठ के काम ना करना पड़े और मैं जाऊँ बस मैं बाहर का काम करके आऊँ और फिर वो अपनी जॉब पे चला जाता है, राइट. तो उसके अंदर इतनी कदर थी कि मेरा जो मियाँ है, और वो देव बिन मैरिड फॉर लाइक 35 ईयर्स. तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक वो ये ना, एक इट्स अ वेरी रॉ इमोशन वेयर यू कैन सी कि अगले बंदे में क्वालिटीज़ क्या हैं, राइट. और उसके लिए ग्रेटफुलनेस होना.
बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो अगले बंदे में क्वालिटीज़ होती हैं वो आपकी आंखों से ओझल होती हैं और आपको सिर्फ वो नज़र आ रहा जो होता है बुरा होता है उसमें। जो बुरा नहीं, जो आपके आपके लिए लिए ठीक नहीं है। और- राइट। तो वो उसमें फिर आप जो मर्जी कोशिश कर लें, अगर कदर नहीं है ना तो रिलेशनशिप में कभी कोई सुकून नहीं आएगा। एक और चीज़ मरियम मेरे पॉइंट आउट यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने बात पहले करते थे तो ये सेड अच्छा मेरा हस्बैंड बहुत अब्यूजिव है, तो ये एक चीज़ जुड़ी हुई है कि अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो लड़की ही सफ़र करी है दैट्स राइट। और लड़का जो है वही टॉक्सिक होगा, वही नेगेटिव होगा या वही डोमिनेंट होगा उस चीज़ में। तो हमारी जो सोसाइटी है जहाँ पे मर्दानगी एंड दैट्स एवरीथिंग, जिसमें लड़कों को इमोशंस तक अपने दिखाने की स्पेस नहीं दी जाती, वहाँ पे इफ़ अ गाय इज़ सफरिंग फ्रॉम सच टॉक्सिसिटी सो वो हाउ शुड ही कोप विद इट? आई मीन उसको क्या करना चाहिए उसमें? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक आपने बहुत अहम जो बात की है वो ये कि मर्द भी सफ़र करते हैं रिलेशनली, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना नूर, मर्द ज़्यादा सफ़र करते हैं रिलेशनली। यू नो, जो मेरे ऑफिस में पिक्चर मेरे सामने पेश होती है ना, उसमें मर्द ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अपनी सफरिंग नहीं लगती, उनके पास लैंग्वेज नहीं है इमोशनली उसको एक्सप्रेस करने की, ठीक है। वो सिर्फ यहाँ तक आपको कह सकेंगे आई एम फ्रस्ट्रेटेड, उससे आगे वो ये नहीं कह पाएंगे दैट आई एम हर्टिंग और दिस हर्ट्स मी, डोंट डू दैट, यू नो, या ये बातें इस तरह ना कहो, इफ़ यू टॉक टू माई पेरेंट्स दिस वे आई फील हर्ट, वो ये नहीं कह पाते, राइट। तो आई थिंक कि मर्द जो हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और वो उस बात को कह नहीं पाते और उनके पास स्पेसेस भी नहीं होती ना, और इसीलिए आपको बहुत दफ़ा नज़र आएगा कि वो सिर्फ सार्केज़म में अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्पेस ही एक्सेप्टेबल स्पेस यही है। कोई मर्द अगर बैठ के अपनी बीवी के बारे में बात करेगा कि मुझे उससे ये शिकायतें, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, यू नो, उसके दोस्तों में उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके इन लॉज में कहीं पे, उसके अपने पेरेंट्स के पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो बैठ के उससे ऐसी बातें सुन सकें। तो उसके पास स्पेस ही क्या है कि वो अपने उस एक्सपीरियंस को किसी जोक में बयान कर देगा, किसी मिसोजिनिस्टिक किस्म के कमेंट में बता देगा, यू नो, तो वो आपको कंसिस्टेंटली नज़र आएगा। लेकिन एक ऑथेंटिक इमोशन कि कोई मर्द कहे कि यार मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, यू नो, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरी बीवी मुझे छोड़ के गई थी, ठीक है, वो इतनी सी बात भी नहीं कह पाएगा। आई थिंक यहाँ पे फिर वो ब्रॉटअप आ जाता है ना आपका, कि बचपन से ही मर्द को या लड़का को घर में कहा जाता है, उसकी डिक्शनरी में से सैडनेस, वीकनेस, रोना, कमज़ोर होना, तकलीफ़ होना निकाल दिया जाता है कि लड़के नहीं रोते, अच्छा चुप हो जाओ, लड़के होके रो रहे हो वो वाली सारी चीज़ें। तो उसको बचपन से इस तरह से बड़ा किया जाता है कि अच्छा तुम्हें तो तकलीफ़ वाली तो तुम्हारा है ही नहीं ना सीन, तो रोना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। लेकिन इसमें जैसे कि अब आप, क्योंकि यू प्रैक्टिस और आपकी थेरेपी, आप यूर अ थेरेपिस्ट, तो यू नो कि अच्छा जो केसेस आते हैं उनमें मर्द ज़्यादा सफ़र करते हैं। आई मीन मेरा कोई फील्ड से उस तरह नहीं लेना देना, लेकिन आई सी दिस ऑलमोस्ट एवरी अदर डे कि मेरे कोई फॉर्मर कलीग हैं या कोई भी हैं और मेरी अगर उनसे कभी बात हुई है अबाउट रिलेशनशिप पर, तो वो उनके बातों में रिफ्लेक्ट होता है दैट दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ्स एंड देयर सफरिंग इन देयर लाइफ्स, और फिर उनके पास वो जगह भी नहीं है कहने की। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आई गेस, जब वो फ्रस्ट्रेशन एक लेवल पार कर जाती है तो वो फिर आई गेस अब्यूजिव रिलेशनशिप में बदल जाती है, क्योंकि इस सोसाइटी में मर्दों का फ्रस्ट्रेशन निकालने का भी एक ही तरीका है। तो आई थिंक वो फिर वर्बल अब्यूज़ में जाएगी, फिजिकल नहीं, विड्रॉल है, या बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। मैं बल्कि आपसे ये भी, देयर आर मेनी वेज दैट यू कैन टॉर्चर समवन, राइट। आप कुछ लोग होते हैं जो बोल दिया, सब निकाल दिया, एंड देन कुछ होते हैं जो साइलेंट ट्रीटमेंट वाला। तो बहुत सारी औरतें ये कंप्लेन भी करती हैं कि अच्छा बात नहीं की और 2 दिन चले गए, अब ही इज़ गिविंग मी दिस साइलेंट टॉर्चर। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे मर्द भी जो है ना वो ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि तुम
बात कर लो, तुम गुस्सा निकाल लो, but do not do this. Yeah. You know, इतनी सारी, because I don't know what's going on in your mind, right? तो ये कि talk about what's bothering you, but don't do this कि you know बात ही नहीं कर रहे या मुसलसल पैसिव अग्रेसिव तरीके से you know डील कर रहे हैं. तो मर्द हो या औरत हो, ये एक बहुत कॉमन पनिशमेंट का तरीका है कि पैसिव अग्रेसिवली आप साइलेंट हो गए, बात नहीं की, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच दैट हर्ट्स. यू नो, आपका शायद गुस्सा निकालना इतना हर्ट नहीं करता जितना आपका विड्रॉ करना, और बिकॉज दैट्स मोर लाइक यू नो पावर दैट द अदर पर्सन कैन नॉट गेट थ्रू टू यू. You know, You build a wall in a between. wall, and that gives you a lot of power, and that makes the other person very vulnerable. True. तो हमने लेकिन एक और चीज़ मुझे थोड़ा समरी में यहाँ पे बताएं कि there are many ways that you can torture a person. Yeah. in a toxic abusive relationship. Right, There are many right. ways. तो सामने गुस्सा निकालना, गाली गलोच और मार धाड़ तो apparent, वो तो सारी चीज़ें सामने नजर आ जाती हैं. लेकिन what are the silent ways that you can hurt someone badly? What are the ways जिसमें जो आपको नज़र भी नहीं आपको पता आते? है वो बड़े इनडायरेक्ट तरीके से आप बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकालेंगे, राइट? आप हाउस हेल्प के ऊपर कि अगला बंदा देख रहा है, उसको पता है दैट यू आर एंग्री, बट यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग टू देम, एंड यू आर हर्टिंग पीपल दैट ही केयर्स अबाउट और शी केयर्स अबाउट, राइट? सो आई थिंक ये एक तरीका होता है. दूसरा फाइनेंशियली यू नो विड्रॉ कर लेना, कंट्रोल करना. जिन चीज़ों की डिपेंडेंसी है आपके ऊपर, डिपेंडेंसी है उसमें, आई मीन ये बहुत देखिए ना कमजोरी की बात होती है कि गुस्से में जिस चीज़ के ऊपर आपकी पावर है आप उसको इस्तेमाल करें टू हर्ट द अदर पर्सन, राइट? कि अगर वो डिपेंडेंट है, आप किसी और चीज़ पे कर लें, यू नो, like show it any other way. आप बेशक चीख चिल्ला लें, that's different, but trying to use your power in a way that is hurtful to the other person is बहुत कमजोरी की बात होती है ना. ठीक है. So coming back to the point where I said कि men they suffer more in relationships, but then they do not have any place, और वो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे अब, और आई गेस लड़के ज़्यादा, औरतें जब से उनको थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम या वो सब कुछ मिलना शुरू हो गया है, तो दे आर मच मोर बोल्ड इन द सेंस के अगर उनको पता है कि इट्स नॉट गोना वर्क, तो दे विल गो फॉर सेपरेशन या दे विल गो फॉर ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस दैट दे हैव. बट देन मेन दे, पर आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न वाई दे वुड स्टे इन दैट मैरिज, और उनको पता है it's not gonna work, but they're not bold enough maybe to take that step. They'll probably go marry for the second time, but then they'll not leave the first one. Why is that? well, वो तो आपको पता है केस टू केस थोड़ा वेरी करता है कि क्या आपके अपने हैं, सोचने का तरीका आपका क्या है. लेकिन जनरली आई थिंक men are a lot less emotionally resourceful than women, right? औरतों के पास देखिए एक अटैचमेंट को कॉम्बैट करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट चाहिए होती है, राइट? कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अटैच्ड टू समबडी दैट यू डोंट इवन लाइक, राइट, वन वे टू गेट आउट ऑफ दैट अटैचमेंट इज़ टू लीन ऑन अ स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट. आपने देखा होगा कि ख़वातीन जो हैं वो यूजुअली अपनी पेरेंट्स से, अपनी फैमिली ऑफ ओरिजिन, भाई बहनों से, उनसे वो काइंड ऑफ एनर्जी लेती हैं टू काइंड ऑफ लीव दैट रिलेशनशिप दैट इज़ हर्टिंग देम, राइट? मर्दों के पास अटैचमेंट रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रॉन्ग उस तरह से नहीं होते, राइट? तो वो जब तक उन्हें एक और लड़की नहीं मिलेगी जिससे वो अटैच हो जाएंगे तो ही वो यू नो इस तरह का कोई कदम उठा सकेंगे. बट जनरली आई मीन मर्दों और औरतों में इतना ज़्यादा डिफरेंस अटैचमेंट का नहीं होता. अटैचमेंट कैन लाइक यू नो कैन बी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर ईदर जेंडर. लेकिन औरतें जो हैं वो इमोशनली रिसोर्सफुल ज़्यादा होती हैं. उनको पता होता है
कि मेरी अटैचमेंट का जो लेवल है वो किसके साथ कितना है और मैं कैसे उसको कब इस्तेमाल कर सकती हूँ. ठीक है, मर्द इस तरह से समझते नहीं है, इस तरह से सोचते नहीं हैं. उनको ऐसे वो उस इमोशन से बहुत दूर रखा हुआ है. तो मरीम, अभी हमने बंदों के बारे में बात कर ली कि मर्दों का किस तरह का रिलेशनशिप, अगर वो अब्यूज़िव रिलेशनशिप में है तो क्या होता है. लेकिन औरतों के लिए भी ज़ाहिर है, अगर वो एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में है, लेकिन उनके लिए चीज़ें थोड़ी और तरह की होती हैं, क्योंकि उनको भी यही बताया जाता है कि तुमने घर चलाना है, तुमने घर संभालना है. तो अगर वो बचपन से भी इस तरह की कोई चीज़ें देखते हुए आ रही हैं तो वो एक नॉर्मलाइज हो चुके हैं, वायलेंस की एक्सेप्टेंस आ चुकी है. अगर उन्होंने अपने घर में पेरेंट्स में आपस में लड़ाइयाँ देखी और उनकी माँ बस चुप करके करती नहीं है, शी कंटिन्यूड विद हर लाइफ, तो उनके लिए शायद ये है कि अच्छा वायलेंस इज़ ओके. बट देन जिनको थोड़ा सा समझ आने लगे कि नाउ इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग टॉक्सिक, जो एक्चुअली टॉक्सिक है, जो दैट्स अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ, दैट्स अफेक्टिंग देयर इमोशनल हेल्थ, तो वाई इवन उसके बावजूद दे चूज़ टू स्टे. वाई इज़ इट दैट इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर वुमेन टू लीव अ रिलेशनशिप? I think again, जब generally people prefer bad relationships over no relationships, right? अब देखिए हमारे यहाँ एक मर्द अगर शादी तोड़ता है, डिवोर्स देता है या नहीं भी देता, अपनी बीवी को छोड़े बगैर भी उसके पास दोबारा शादी करने की ऑप्शन होती है, राइट? आई थिंक आपकी दिल की रिश्ता ऐप के ऊपर भी वो आपको, अगर आप मैरिड हैं तब भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, राइट? हाँ, यू कैन गो फॉर सेकेंड मैरिज, और वो ऑप्शन औरतों मर्दों दोनों के लिए, राइट? सो लेकिन औरतों के पास वो शादीशुदा और अगर बच्चे वाली है तो उनके पास अब देखिए ना फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं, राइट? सो उनके लिए शादी करना या शादी के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सोचना एक बड़ा डॉन्टिंग सा अमल है, वो उनके लिए इतना आसान नहीं है. तो जब वो ऐसे सोचते हैं कि तो फिर कोई रिलेशनशिप चाहे जैसा भी है इज़ बेटर देन हैविंग नो रिलेशनशिप, राइट? और फिर वो कई दफ़ा ये भी सोचती हैं कि एटलीस्ट मेरे बच्चों की तमाम ज़रूरियात तो पूरी हो रही हैं, तो चलो कम अज़ कम दे आर टेकन केयर ऑफ, सो दे पुट देयर किड्स बिफोर देमसेल्व्स ऑल्सो. ये इसका भी मरियम, आप जिस तरह कह रही हैं ना कि आगे फ्यूचर क्या है फॉर वुमेन इफ एनीवन इफ दे हैव किड्स, तो सोसाइटी का प्रेशर हो गया ना कि डिवोर्स इज सच अ स्टिग्मा कि आप लड़के की डिवोर्स हुई होगी ना तो उसको उस नज़र से नहीं देखेंगे कि अच्छा डिवोर्स ही है, ओके फाइन. लेकिन अगर कोई औरत she walks into an organization or a room or anywhere like a family gathering or something, अच्छा जी इसकी डिवोर्स हुई है, तो उसको सब देखते ही और फिल्टर से. तो आई थिंक एक तो ये, सेकेंडली आपने बहुत बिल्कुल सही बात की कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि आई थिंक वो औरतों को शायद दी ही इसीलिए नहीं जाती. हाँ बिल्कुल, कि वो अपनी जो है, अगर उन्हें पता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग तो वो वहाँ से वॉकआउट कर सकें. इवन आप देख लें कि वैसे हम लोग बड़े दीनी नमाजी हाजी हैं सारे, लेकिन जब बात आती है हक महर की, जी जो शरई हक महर है लिख दो, या बहुत थोड़ा लिख देंगे और वो भी कहेंगे जी अच्छा डिवोर्स के टाइम देंगे, डिवोर्स का टाइम मतलब कहते हैं जाओ खुला ले लो. तो वो इतनी तो वो है कि आप फाइनेंशियली कंट्रोल करते हैं. और इवन जो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ख़वातीन भी होती हैं, क्योंकि अब मैं रिसेंटली जो ट्रेंड देख रही हूँ वो ये भी बहुत ज़्यादा है कि ऐसी बहुत सारी पोस्ट के नीचे लिखा होता है कि आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट? So, but I still find it difficult to make this decision of leaving my husband and whatever, right? तो उसमें एक और भी बात है कि हम चाहे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो ना ख़वातीन, वो शौहर के घर से निकलेंगी तो वो माँ बाप के घर में ही जाएंगी. उनके पास कुछ इंडिपेंडेंटली अपने ओन पे रहने का कोई सवाल नहीं पैदा होता. तो वो फिर एक मुश्किल फ़ैसला है ना कि आप या इस पे डिपेंड कर लें या उस पे डिपेंड कर लें. और हर किसी के अपने जो पीछे फैमिली के हालात होते हैं वो इस तरह नहीं होते कि वो जाके उनके ऊपर डिपेंड कर सके. तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो डिवोर्स्ड या सेपरेटेड ख़वातीन हैं उनका हम क्यों नहीं नॉर्मलाइज कर सकते कि वो अब एक इंडिपेंडेंट मतलब इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी का अच्छा बुरा खुद फैसला कर सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं,
इतने लोग हैं जो सिर्फ इसलिए सफ़र कर रहे होते हैं कि उनको ये बीच का रास्ता मुयस्सर ही नहीं है। उनको या इस घर में किसी पे डिपेंडेंट रहना है या उस घर में किसी पे डिपेंडेंट रहना है। और दोनों तरफ सफर ही करना है, कहीं यहाँ पे भी हालांकि रहे तो उनके बातें पास- सुननी है, हाँ। वहाँ रहे तो वैसे हर्ट होना है। हालांकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं बिल्कुल है, बिल्कुल है। टू लाइक सपोर्ट देमसेल्व्स, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि सोशली वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अच्छा, एक और आप कह लें, एक आई फाउंड आउट अबाउट दिस केस जहाँ पे रिलेशनशिप कुछ इस तरह का था कि उसमें हस्बैंड जो था वो पहले काफ़ी अब्यूजिव रहा, और इस पूरे ड्यूरेशन में उनके एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, थ्रू आउट ऑल दिस पीरियड ही वाज अग्रेसिव एंड अब्यूजिव। जब उनका व्हेन दे वर एक्सपेक्टिंग द थर्ड चाइल्ड और वो हो गया बच्चा, तो उसके बाद उस बच्चे की डेथ हो गई किसी वजह से, और दैट्स व्हेन आई गेस द वुमन, also the mother in her, got really aggressive. So now the relationship has turned differently. Now she is the one who is acting rebellious, and now the husband is like, अच्छा वो अब थोड़ा टेम हो गया उस चीज़। तो जब ये चीज़, अब प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की कहती है कि now he has lost the credibility, मैं अब इस पर ट्रस्ट नहीं करती, मुझे इससे कोई लेना नहीं, बिकॉज शी हैज़ सफर्ड सच अ बिग लॉस। अब बंदे ने भी खैर लॉस तो दोनों की तरफ से, लेकिन जब इस तरह का शिफ्ट आए रिलेशनशिप में, व्हाट शुड यू डू? तो आप जो बात करी हैं ना, वो आप एक डीप वुंडिंग की बात करी हैं, ठीक है, कि रिलेशनशिप को इतना बड़ा एक ज़ख़म लगा है, इतना बड़ा एक धचका लगा है जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया है, ठीक है। उसने औरत को भी करेज दे दिया है कि से नो, और मर्द की भी ज़बान बंद कर दी है और कह दिया है कि मतलब दिस इज़ नॉट ओके, ठीक है। लेकिन टू गेट ओवर अ वुंड लाइक दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप वो देखें, जो आपके दिल पे गुजरती है ना, वो इतनी जल्दी मिटती नहीं है। अगर अब बिहेवियर ठीक हो गया है, या अब आपका हस्बैंड आपको तंग नहीं कर रहा, या अब आपकी बीवी जो है वो मेलो डाउन हो गई है, तो जितने ज़ख़म आपको इतने टाइम पे लगे हैं वो हील होते बहुत टाइम लगेगा, और उस हील करने के लिए आपको एक्टिव एफर्ट करनी पड़ती है। ये नहीं है कि अब भूल जाओ, आगे चलो, अब तो ऐसा नहीं है। आपको एक्टिवली अपोलोजाइज़ करना पड़ता है अपने एक एक बिहेवियर के लिए। आपको ये अंडरस्टैंडिंग शो करनी पड़ती है कि आई वॉज रॉन्ग एंड दिस इज़ हाउ आई हर्ट यू, ठीक है, एंड आई एम सॉरी दैट आई डिड, ठीक है। तो वो एक्ट जब एक ऑथेंटिक, आपको एक तो ये ना कि एक वो पटाखे में से अब हवा ही निकल गई है, ठीक है ना, तो अब क्या फ़ायदा। एक ये है, और ये कि मैंने एक्टिवली अपने आप को चेंज किया है, राइट, और एक्टिवली मैंने ये फ़ैसला किया है कि जो मेरा पहले बिहेवियर था वो ठीक नहीं था, और उससे तुम्हें तकलीफ़ हुई है, और मैं आई फील रिस्पॉन्सिबल एंड आई अपोलोजाइज एंड आई वांट टू चेंज थिंग्स, ठीक है। तो फिर ही वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऑटोमेटिकली हीलिंग का प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा कि टाइम गुजरता जाएगा और आप भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली बल्कि आपने कहा ना कि टाइम के साथ ही वो वुंड्स जो हैं वो हील होंगे, बट द स्कार्स विल रिमेन। हाँ, मतलब वो जो एक लोगों को सिखाया जाता है ना कि टाइम हील ऑल वुंड्स वाला, ऐसा नहीं होता। द स्कार्स विल ऑलवेज बी देयर, और ओवर टाइम अगर आप वापस कुछ भी थोड़ी सी भी चीज़ आती है ना, तो इट विल ट्रिगर ज़्यादा, वो उसको पुरानी चीज़ को वापस लेकर आएगा, तो थिंग्स विल गेट वर्स। इसी के साथ आई गेस ये भी एक और चीज़ है कि गेटिंग अटैच टू द रॉन्ग पर्सन। अब नाउ दे बोथ नो दैट दे आर बोथ सफरिंग इन दिस रिलेशनशिप वन वे और अनदर। पहले अगर वो कर रही थी, तो अब ये भी कुछ हद तक बंदा भी कर ही रहा है। तो you getting attached to someone that makes you feel bad about yourself. अच्छा, that's a major red flag, ठीक है। आप जब किसी के साथ होते हैं, चाहे आपकी शादी हुई हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, ये बात ज़रूर याद रखें कि एक आपकी फीलिंग्स हैं उस बंदे की तरफ, राइट, आई लव देम, देयर अमेजिंग, वट एवर, और एक आप उसकी कंपनी में कैसा महसूस करते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आप उसके लिए महसूस कर सकते हैं दैट आई रियली लाइक देम, दे आर अमेजिंग, दे आर सो एम्बिशियस, देर दैट, बट उनकी कंपनी में आप कोई भी बात कहते हुए डरते हैं, ठीक है।
आपको लगता है कि आपको हर वक्त उनको प्लीज़ करना है, या आप अपनी कोई रियल जो इमोशन है वो उनको दिखा नहीं सकते, ठीक है, तो दैट्स अ मेजर रेड फ्लैग, ठीक है। या अगर आप दिखा देंगे तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट किया जाएगा, यू नो, हाउ डेयर यू से समथिंग लाइक दैट, हाउ डेयर यू फील समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस बात का बहुत ख्याल रखें कि दो अलग अलग चीज़ें, यू माइट लाइक समबडी but when you're in their company they might make you feel bad, so that is a major red flag. I mean I guess एक मेजर रेड फ्लैग यही है कि आप अपना ट्रू सेल्फ उसके सामने नहीं दिखा पाते जो आई मीन अगर आप और अगर दिखाते हैं तो वो उसके लिए लाइक एक्सेप्टेबल नहीं होती, और वो आपको उसके लिए ये क्या लाइक यू नो. हाँ, I think that's one of the biggest mistake people make when going into a relationship, especially when getting into you know they want to get married और वो इस तरह के relationship में जा रहे हैं which will later on lead to marriage, कि आप पहले तो उसको please करने के लिए वो दिखाते ही नहीं और आप वही सब कर रहे होते हैं जो उसको पसंद है, और जैसे ही फिर जब आप शादी कर रहे हो तो आप 1 महीना फेक कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, उससे ज़्यादा फिर eventually your true personality will come out, और that is when the tornado hurts कि अच्छा ये क्या है, मैंने तो किसी और से शादी की थी, ये कौन है. तो पहले ही अगर आपको लग रहा है कि ऐसा बंदा नहीं है कि जो मेरा ट्रू सेल्फ हैंडल कर सके, तो फिर आपको कि अच्छा भाई ठीक है यहीं पे. आई थिंक बाद में जो आपने सफरिंग करके खुद भी होना और आपने अपने ऊपर एक डिवोर्स का ठप्पा लगाना है, तो आप बेहतर है कि उस रिश्ते को पहले ही ख़त्म कर लें. ठीक है, मंगनी थी ना, जो भी था, एक कोई निकाह तो नहीं हुआ था आपका, तो ये भी आई गेस थोड़ी बहुत चीज़ें, पर ये इट्स अ वेरी इट्स सच अ टॉपिक कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी के लिए टॉक्सिसिटी क्या है, किसी के लिए क्या है, किसी के लिए वही चीज़ बहुत नॉर्मल होगी, किसी के लिए अब मैं मेरी कज़न है, उसकी एक फ्रेंड है यूनिवर्सिटी की, एंड शी इज़ एंगेज टू दिस वेरी, मतलब मुझे तो खैर वो उस बंदे की बात है सुन के ऐसे ही लगता है कि ये भाई ये तो खिसका हुआ, ये तो बहुत शक्की और बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर है उसका. एंड मेरे से उनका ये क्यों कर रही है, वाई शी, मतलब क्यों इससे शादी करी है वो. तो वो कहती है कुछ लोग होते हैं जिनको ये बिहेवियर पसंद होता है कि उसको लगता है कि ही इज़ वेरी पोजेसिव अबाउट हर, ही केयर्स अ लॉट, तो उसको हर वक्त फिक्र होती है कि कहाँ हो, हर वक्त फ़ोन, वॉशरूम भी जाओ तो फ़ोन पे साथ रहो मेरे, तो ये सारा. तो इस तरह की चीज़ें कुछ लोगों को पसंद होती हैं. एंड फॉर तेरे बिन टाइप का मतलब उसमें आप वो जी अभी थप्पड़ मारे हैं और अभी उसको उस पर प्यार आ रहा है, मतलब क्या चल रहा है. तो इस तरह की that is toxic love. Exactly, yeah. So although it was very hyped and मैंने खुद वो ड्रामा देखा है, वो मतलब वो आधे ड्रामे के बाद मैंने देखना शुरू किया कि अच्छा व्हाट्स द हाइप अबाउट, बट देन ये क्या है, मतलब ये क्या, ये दिस इज fucked up fantasy, it's not even a fantasy, it's fucked up fantasy. तो वो है खैर चलो, ये तो इस टॉपिक पे हम मेरे ख्याल से जितना बात करें ना वो बहुत ज़्यादा है, और ये तो हम करते जाएं तो दिन रात गुजर जाएं. So let's wind it up. Thank you so much Maria for your time, and I always enjoy talking to you. Same. So अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं इसी हवाले से, whether it's a toxic relationship या अगर आप अपने किसी भी रिलेशनशिप में शादी से पहले शादी के बाद स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी फैमिली में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप हमें अपनी क्यूरी भेज सकते हैं दिलकश द टॉक फेसबुक ग्रुप पे. I'll see you in the next podcast. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.